Good morning to all. Today I will discuss about the asthma, which is taken from the subject Medical Surgical Nursing 1, and the unit is Disorder of the Respiratory Systems. तो आज की क्लास में हम अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करना है, अच्छे से पढ़ना भी है. सो व्हाट आर द अस्थमा को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट आर द डेफिनेशन? द एयरवे बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द आइदर इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एयरवे और constriction of the bronchial smooth muscles known as bronchospasm. This is also known as a asthma. It means कि जो हम अगर अस्थमा को डिफाइन करेंगे तो एयरवे जो होता है, जो सांस लेने का जो रास्ता होता है जिसको एयरवे बोलते हैं, अगर ये ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है किसकी वजह से? सूजन की वजह से, या तो फिर ब्रोंकियोस्पाज्म यानी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, यानी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से, तो यानी ब्रोंकियोस्पाज्म हो या फिर इन्फ्लामेशन, इन दोनों कंडीशनों की वजह से अगर हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है या फिर एयरवे में किसी प्रकार की रुकावट आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये कंडीशन अस्थमा कहलाती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में. द एयरवे बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम आइदर इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एयरवे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियोस्पाज्म. एयरवे जो होती है तो वो कैसे ऑब्स्ट्रक्ट होती है हमारे? या तो इन्फ्लामेशन होता है या तो फिर ब्रोंकियोस्पाज्मिक कंडीशन होता है, यानी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स. तो ब्रोंकियोस्पाज्म या फिर हमारा इन्फ्लामेशन, इन दोनों की कंडीशन से क्या हो सकता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है. अननोन एलर्जेंस, फॉर एग्जांपल पॉलन इनहेलिंग कॉजिंग एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडीज़ दैट रिकॉग्नाइज द एलर्जेंस. इट मीन्स कि कुछ एलर्जेंस भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि कुछ डस्ट की चीज़ें हो गई, कुछ हमारे पॉलन्स भी हो गए, और कुछ हमारे केमिकल एजेंट्स भी होते हैं, और जो कि ये कुछ एलर्जेंस होते हैं जो कि जैसे ही हमारे यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे तो हमारी जो एंटीबॉडी होती हैं तो वो इनको एंटीजन समझ के एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है. Next, mast cell and histamine are activated, initiate the local infection, matrix response, prostaglandin enhance the effect of the histamine. It means कि जो भी मास्ट सेल मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो वो हिस्टामिन को रिलीज़ कर देते हैं. जैसे ही एलर्जन जाएगा वो हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है. तो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मास्ट सेल की वजह से वहाँ पे जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होगा तो ये नेचुरल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रिस्पॉन्सेस इस प्रकार के आते हैं. नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन. ल्यूकोट्राइन्स और ऑल्सो रिस्पॉन्स इन्हेंसिंग द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू एरिया रिलीज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. वेरियस टाइप के फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हो गए, और इसके अलावा जो हमारे WBCs वगैरह हो गए, जो कि हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और साथ में जो हमारा हिस्टामिन भी हो गया, मास्ट सेल भी हो गया, और एलर्जेंस तो है ही हैं हमारे यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक में. ये सारे मिल करके क्या करते हैं? मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करते हैं. इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करने की वजह से वो जो एरिया होता है पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है अच्छे से. जैसे ही वो एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो हमारा जो एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, जो कि कौन सी कंडीशन बनती है? अस्थमा की कंडीशन. स्टिमुलस कॉज बाई एन inflammatory reaction increasing the size of the bronchial linings
एज ए रिज़ल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि ये सारे जो एलर्जेंस होते हैं ये मिल करके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करते हैं। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रोंकियल लाइनिंग्स होती हैं, यानी जो ब्रोंकियल लेयर्स होता है, तो वो सूज जाता है, यानी उनमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एयरवे रिस्ट्रिक्टेड होने लगता है, यानी रुकने लगता है, जो कि अस्थमैटिक कंडीशन कहलाती है। देयर में बी अ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स सीक्रेशन एट द सेम टाइम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द अस्थमा। अब ये मेनली जो ईटियोलॉजी होती है, ईटियोलॉजी वाइज ये मेनली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक जो अस्थमा होता है ऑल्सो नोन एज एटोपिक कॉज्ड बाय द एलर्जेंस। एक्सट्रिंसिक जो अस्थमा होता है वो एलर्जेंस की वजह से होता है, जैसे कि पॉलन अभी मैंने बताया, और फिर इसके बाद एनिमल डेंडर, मोल्ड, डस्ट, जैसे धूल हो गई, कोई बाहर के कण हो गए, फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हो गए, कोई केमिकल एजेंट्स हो गया, मतलब जितने भी एलर्जेंस अगर बॉडी के अंदर जाएंगे वो सब एक्सट्रिंसिक अस्थमा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम इंट्रिंसिक के बारे में बात करेंगे। अगर तो इंट्रिंसिक अस्थमा क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ए नॉन टॉपिक कॉज्ड बाय द नॉन एलर्जिक फैक्टर सच एज द फॉलोइंग रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, चेंजेस इन एयर ह्यूमिडिटी और रिस्पिरेटरी इरिटेंट्स। एक जो इंट्रिंसिक अस्थमा होती है तो इसमें क्या होता है कि नॉन एलर्जिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कोई भी किसी भी बाहरी चीज़ की कोई भी एलर्जेंस नहीं इसमें मौजूद होते हैं। इसमें कुछ अलग चेंजेस होते हैं जो नॉन एलर्जिक होते हैं, उनमें से जैसे कि आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पहले से होगा तो वो इंट्रिंसिक अस्थमा के अंदर आएगा। फिर इसके बाद अगर कोल्ड एयर, जो ठंडी हवा थी, उसकी वजह से अगर लगातार एक्सपोज़र हो रहा है तब भी ये कंडीशंस आ सकती है जो इंट्रिंसिक अस्थमा के अंदर रखी जाएगी। नेक्स्ट एयर की ह्यूमिडिटी जो होती है उसकी चेंजेस की वजह से भी ये इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। और रिस्पिरेटरी इरिटेंट्स, जो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेटरी जो इरिटेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी ये इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। प्रोग्नोसिस की अगर बात करेंगे कि ये पेशेंट जो कैसे ठीक होते हैं, ट्रिगर्स फॉर द अस्थमेटिक पेशेंट कैन ऑफ्टन बी आइडेंटिफाइड एंड एवॉइडेड। यानी पेशेंट को ये समझाना है कि जो भी फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि जो अस्थमा की प्रोसेस को यानी बढ़ा देते हैं, तो उन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। देन आफ्टर पेशेंट कैन लर्न टू चेक पीक फ्लो लेवल्स एंड मैनेज सिम्टम्स इन कंजक्शन विद देयर केयर गिवर। इट मीन्स कि जो ऐसी कंडीशंस जिसमें जो अस्थमा जो पीक फ्लो लेवल्स ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि अस्थमेटिक के जो सिम्टम्स हैं जब बढ़ते हैं तो ये चीज़ें उनको समझाना है कि कब और कैसे बढ़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन से वो दूर रहें। नेक्स्ट, वेल कंट्रोल अस्थमा टिपिकली हैज़ टेम्परली रिवर्सिबल। अगर बहुत अच्छे से कंट्रोल है अस्थमा तो वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल एक्सरबेशन दैट कैन बी कंट्रोल विथ मेडिकेशन ऑफ्टन एंड आउटपुट सेटिंग। यानी जो कुछ अस्थमा की कंडीशंस होते हैं जो मेडिकेशन से बहुत अच्छे रिवर्स होते हैं, यानी बहुत अच्छे से सही हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को कुछ हॉस्पिटल की अलग प्रकार की सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। विथ फ्रीक्वेंट अटैक आ माइल्ड एक्सपोजर टू नॉन ट्रिगर व्हेन be sufficient to be exacerbation in attack. Patient who do not respond to medication, who use medication improperly may die during asthma attack. यानी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें या तो मेडिकेशन यानी दवाओं का असर ना हो, या तो फिर असर हो भी थोड़ा बहुत और वो जो मेडिकेशंस हैं वो उनको इनप्रॉपर तरीके से
ले रहे हों या यूज़ कर रहे हों, यानी बिना मेडिकल एडवाइस के, तो अस्थमा अटैक से ऐसे पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा। सबसे पहले होता है व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग इनिशियली प्रेजेंट इन एक्सपायरेशन, कंटिन्यू थ्रू आउट द रिस्पिरेटरी साइकिल इन द इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस। जैसे कि इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो जो व्हीजिंग साउंड होता है, कल मैंने डिस्कस किया था, तो व्हीजिंग साउंड इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, एसिम्प्टोमेटिक बिटवीन अस्थमा अटैक्स, सिम्टम्स रिजॉल्व व्हेन देयर इज़ नो इन्फ्लामेशन प्रेजेंट। पेशेंट में जैसे ही सूजन आती है तो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, और जैसे ही सूजन ये नहीं रहती है तो उस समय पे जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स का डिस्निया के बारे में। यानी जो अगला साइन एंड सिम्टम्स होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, एज एयरवे नैरो ड्यू टू द इन्फ्लामेशन। सूजन की वजह से जो भी हमारा एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट, रिस्पिरेशन जो रेट होता है वो 20 से ज़्यादा हो जाता है, जिसको ट्रैकीपनिया बोलते हैं। तो ये कंडीशन भी अस्थमा में होती है। नेक्स्ट, यूज टू एक्सेसरी मसल टू ब्रीथ, यानी जो सांस लेने में जो एक्सेसरी मसल्स होती हैं उनका भी यूज़ होता है, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट, ट्रिगर इन द चेस्ट ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द एयरवे, यानी जो टाइटनेस होती है चेस्ट में वो भी आ जाती है। बिकॉज ऑफ ये होता किस लिए है कि क्योंकि हमारा जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है, तो जिसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से कंडीशन में चेस्ट में टाइटनेस आ जाती है। नेक्स्ट, कफिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रैकीकार्डिया भी हो सकता है, जिसमें ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है ग्रेटर देन 100 के ऊपर पहुंच जाती है। कुछ कौन कौन सी इसमें जो जांचें करवाते हैं और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो SpO2 लेवल अगर चेक करेंगे उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, डिक्रीज फोर्स ऑफ द एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है, जो सांस बाहर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, हाइपर इन्फ्लेट लंग्स, यानी जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो चेस्ट एक्सरे में जो लंग्स होते हैं वो हाइपर यानी ज़्यादा इन्फ्लेटेड दिखेंगे, बिकॉज ऑफ वहाँ पे एयर ट्रैपिंग भी होती है, इसलिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री। तो पल्स जो ऑक्सीमीटर होता है तो वो डिमिनिश्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है उसको लो दिखाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट, CBC के बारे में अगर जांच करेंगे तो उसमें एसिनोफिल जो होंगी बढ़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट, द फोकस ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ द रिटर्न टू द रेस्पिरेटरी स्टेटस इज़ द नॉर्मल। हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो वो नॉर्मल की ओर पहुंचाने की कोशिश किया जाना चाहिए। डिलीवर एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवर करना चाहिए, ये भी एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होती है। एंड लिमिट द नंबर ऑफ द रीअकरेंस, मीन्स कि जो बार बार ये अस्थमेटिक जो अटैक आते हैं तो ये इनके नंबर की लिमिट होनी चाहिए, यानी कि ये इनको जैसे कि अभी 10 बार आता है तो कोशिश करना चाहिए कि वो 2 ही 3 बार आए, ऐसे करके, तो यानी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए। पेशेंट एजुकेट शुड बी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द डिसीज़, पेशेंट को एजुकेट करना है, फोकस करना है कि वो इस बीमारी को समझ पाए, उसके साइन एंड सिम्टम्स को समझ पाए और इमरजेंसी मैनेजमेंट भी समझ पाए उसको। अब क्या क्या इसका मेन मैनेजमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्टर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन।
बॉडी की बराबर रिक्विट यानी बॉडी के बराबर नीड के लिए हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिमूव एलर्जेंस एंड नो ट्रिगर टू अवॉइड कॉजिंग अस्थमा अटैक। ऐसे जो कि अस्थमा अटैक को यानी बढ़ावा देते हैं, ऐसे कौन कौन से एलर्जेंस हैं और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए। नेक्स्ट, जो प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, तो यानी 2 से 3 लीटर पर डे फ्लूइड होता है, वो देना है पेशेंट को सीक्रेशंस को लिक्विफाई करने के लिए। नेक्स्ट, शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, वो मेडिकेशंस देना है, जैसे कि एल्ब्यूटेरॉल, पेरब्यूटेरॉल, तो ये कुछ और लेवाबुटरॉल है, तो ये मेडिकेशंस हैं कुछ जो कि हमें बीटा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं देने चाहिए। नेक्स्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी देना चाहिए, जैसे कि सल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। नेक्स्ट, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे कि आइपाट्रोपियम इन्हेलर्स वगैरह, ये सब एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं, इनको भी इन्हेलर के रूप में पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, एंटासिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी मेडिकेशन चलेंगी तो एंटासिड भी देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर ना हो। इनके एंटासिड में कौन कौन सी शामिल हैं, हमारे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनाइड है। H2 ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं एंटासिड में, जैसे कि रेनेटिडिन, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन। एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी, ये भी एंटासिड हैं जो कि दिए जा सकते हैं, जिसमें ओमेप्रोजोल है, लेंसोप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल। तो ये सारे हैं जो कि एंटासिड में इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी के एंटासिड दी जाएगी। देन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस अस्थमा में स्टेरॉइड का, तो एडमिनिस्टर स्टेरॉइड टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन विच हेल्प टू ओपन एयरवे। स्टेरॉइड हम एडमिनिस्टर करेंगे जिसकी वजह से सूजन कम होगी और एयरवे ओपन होगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग इजीली होगा। इनमें कौन कौन सी मेडिकेशन हो सकती है, हाइड्रोकार्टिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये आईवी में दी जा सकती है। नेक्स्ट, मिथाइल ज़ैंथेनीज़ भी दे सकते हैं, ये ब्रंकियोडाइलेशन होते हैं। और इसके अलावा कुछ और ब्रंकियोडाइलेटर्स हैं, जैसे एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, इनको भी दिया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अस्थमा के मेडिकेशंस में। नेक्स्ट, हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करेंगे, तो इसमें 3 नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जो मैंने कल में भी यही डायग्नोसिस से बताया था। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये भी। नेक्स्ट, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, ये 3 नर्सिंग मेन डायग्नोसिस हैं। और इसके अलावा जो कॉमन डायग्नोसिस हैं वो वेरियस बहुत सारे होते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में। इसमें रिस्पिरेशन जो रेट होता है वो मॉनिटर करना है, और इसके अलावा लगातार रिस्पिरेटरी रेट, एफर्ट और एक्सेसरी मसल्स, स्किन कलर, ब्रीथ साउंड, ये सब चीज़ें आपको नर्सिंग इंटरवेंशंस में चेक करते रहना है। और हाई फाउलर पोजीशंस होते हैं पेशेंट को, उसमें देना है। और नेक्स्ट, वाइटल साइंस होते हैं पेशेंट का, वो भी मॉनिटर करना है। साथ में ब्लड प्रेशर है, उसके चेंजेस हैं ब्लड प्रेशर में, वो भी चेक करते रहना है। फिर पेशेंट को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि जो पीक फ्लो मीटर है उसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हाउ टू यूज़ मीटर्ड डोज इनहेलर, जो अगर कुछ ऐसा इनहेलर दिया जाता है उसको तो कैसे ही उसको यूज़ करना है उसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट, जो एजुकेट करना है, एवॉइड एक्सपोजर टू एलर्जेंस, यानी ऐसे एलर्जेंस जो कि हमारे यानी साइन एंड सिम्टम्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसी जगहों को या फिर ऐसे एलर्जेंस को एवॉइड करना है। नेक्स्ट, हमें डिस्कस करना है हाउ टू रिकॉग्नाइज द अर्ली साइन ऑफ अस्थमा। पेशेंट को समझाना है कि आपको
कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स ऐसे होंगे जिसमें आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है या फिर उनको आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू परफॉर्म कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है और कफिंग के बारे में भी बताना है। सो आज की क्लास में अस्थमा में इतना ही पढ़ेंगे, कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।